हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेरियंस। सो आज हम चैप्टर 2 करेंगे, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसल का। एंड द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज़ बायरॉनिक अनहैप्पी। सबसे पहले हम बायरॉनिक का जो वर्ड है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये क्या वर्ड है और इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है इटसेल्फ। सो बायरॉनिक जो है वो फ्रेंच वर्ड से आता है, बायनैमी, और इसका मीनिंग होता है टू लाइक वेल। अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें तो ये दो बेसिक वर्ड्स होते हैं। बाइन मीन्स गुड एंड आई मीन्स टू लव। सो अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें तो बायरॉनिक मीन्स सॉर्ट ऑफ गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव एंड रोमांटिक। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका बायरॉनिक अनहैप्पीनेस से क्या मतलब है। So, the men who hold this view are genuinely unhappy, but they are proud of their unhappiness, which they attribute to the nature of the universe and consider to be the only rational attitude for an enlightened man. इसमें राइटर ये कहना चाहता है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि बाय बीइंग अनहैप्पी वो शायद हैप्पी हैं, और वो प्राउड करते हैं अपने अनहैप्पीनेस होने पे। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि वो उनकी हैप्पीनेस वो शो करते हैं अपना अनहैप्पी अनहैप्पी होने में। उन्होंने एक अपना ही जोन बनाया हुआ था जिसके अंदर वो हर बंदे को अपनी करंट सिचुएशन या कंडीशन के लिए कसूरवार ठहराते हैं और उस चीज़ के अंदर ही जीना चाहते हैं। बस एक बबल बना लेते हैं और उसी के अंदर जीते हैं, और वो अनहैप्पी बबल होता है। फिर वो दूसरी कोटेशन में कहते हैं कि दे आर प्राइड इन देयर अनहैप्पीनेस। वही बात कि वो अपनी अनहैप्पीनेस में खुश रहना पसंद करते हैं, उनके लिए वही हैप्पीनेस है। वो कहते हैं शायद ये एक खुश बंदे की निशानी हो। फिर वो कहते हैं कि दे थिंक दैट द मैन हु एंजॉयज बीइंग मिजरेबल इज नॉट मिजरेबल। ये मतलब जो बंदा मिजरेबल है ना, वो एक्चुअली नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को एंजॉय करता है। आप ये देखो कि करंट सिचुएशन में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको हैप्पी रहना पसंद नहीं होता। वो अपनी लाइफ की डेफिशिएंसीज़ को लोगों के साथ शेयर करके और अपने दुखों को शेयर करके वो शायद समझते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, और वो मिज़रेबली जब अपने आप को शो करते हैं तो उनके लिए वो एज़ अ वो खुद को हैप्पी महसूस करते हैं। लेकिन वो होते नहीं है एक्चुअली मिज़रेबल, वो उनके लिए वो अनहैप्पीनेस जो है वो हैप्पीनेस का सोर्स होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा है क्यों, व्हाई दे आर अनहैप्पी। तो उसके लिए उसने कुछ रीजंस राइटर ने बयान किए हैं। हम उसके रीज़न 1 देखते हैं। वो कहते हैं द ट्रूथ इज़ दैट दे आर अनहैप्पी फॉर सम रीज़न ऑफ विच दे आर नॉट अवेयर। कि वो किसी किसी ऐसी चीज़ के लिए अनहैप्पी होते हैं जिनके बारे में उनको खुद नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर चाइल्ड इज़ इल यू विल डेफिनेटली फील बैड और अनहैप्पी, बट डू नॉट फील दैट द लाइफ इज़ ऑफ नो वैल्यू। आप अगर आपका कोई घर में बच्चा बीमार है तो आप ये नहीं समझते, आप अनहैप्पी होते हो, बुरा फील करते हो, लेकिन आप ये नहीं समझते कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। कभी आप ये सोच भी सकते हो। लेकिन वो कहता है कि ये वो रीज़न है, आपको पता है कि आप किसी वजह से अनहैप्पी हो, कि आपका बच्चा बीमार है, लेकिन बाज़ लोगों के पास ये रीज़न भी नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि वो किस रीज़न की वजह से अनहैप्पी हैं। फिर वो सेकंड रीज़न के बारे में बात करते हुए कहता है कि द मेयर एब्सेंस ऑफ एफर्ट फ्रॉम हिज लाइफ रिमूव्स एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ हैप्पीनेस। कि जिसकी ज़िंदगी में कोई एफर्ट नहीं ना होती, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जो भी वो अपनी ज़िंदगी में चाहता है, फेम, एनीथिंग ही वांट्स ही और शी वांट्स, वो जब उसके लिए एफर्ट नहीं करता, उसके लाइफ के अंदर एब्सेंस ऑफ एफर्ट होता है, तो फिर वो उसके ज़िंदगी में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता जो कि हैप्पीनेस है। उसके लिए वो कुछ एग्जांपल्स देता है और ये उसी की कोटेशंस है। द रिवर द रिवर्स रन इनटू द सी और द सी इज़ नॉट फुल। वो कहते हैं कि आज जो दरिया है वो समुंदर के अंदर जाके गिरता है, लेकिन फिर भी समुंदर भरा हुआ नहीं है। तो ये एज एग्जांपल देता है कि वो बंदा ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ले लेता है, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं मिल पाती उसको। फिर वो दूसरी एग्जांपल देता है कि ओवर एंड ओवर अगेन इन एन एंडलेस purposeless cycle, men and things are born and die without improvement, without permanent achievement, day after day, year after year। कि ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहता है। बंदे को वो अगर वो एफर्ट के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो इसी विशियस साइकिल में चलता रहता है, उसको वो नहीं मिलता जो वो पाना चाहता है, एंड दैट इज़ हैप्पीनेस। तो वो उसी अनहैप्पी साइकिल में चलता रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसने जाना कहाँ है। वो एफर्ट अगर कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर उसको सक्सेस चाहिए भी तो उसको एफर्ट की ज़रूरत है जो वो नहीं कर रहा। फिर आगे वो बात करता है लव की। लव काफ़ी उसने डिटेल में बयान किया है, और वो विक्टोरियन एरा में लव को डिस्कस करता है। जैसे हम प्राइड एंड प्रेजुडिस में एक खूबसूरत लव स्टोरी पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वो कहता है कि नॉट ओनली
इज लव अ सोर्स ऑफ डिलाइट, यहाँ पे गलती आप ठीक कर लीजिएगा, सोर्स ऑफ डिलाइट, बट इट्स एब्सेंस इज अ सोर्स ऑफ पेन। वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लव ही सोर्स ऑफ डिलाइट है, लेकिन इसकी एब्सेंस से सोर्स ऑफ पेन ज़रूर हो सकती है। फिर वो सेकंड जगह पे कहता है कि इन सेकंड प्लेस लव इज़ टू बी वैल्यूड बिकॉज इट enhances all the best players, such as music and sunrise in mountains and the sea under the full moon. A man who has never enjoyed beautiful things in the company of a woman whom he loved has not experienced to the full of magic power of which such things are capable. वो कहता है कि जो लव है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत चीज़ों को इन्हांस करता है, जैसे कि म्यूज़िक है, हर चीज़ में लव है, म्यूज़िक में भी लव है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको सूरज का जो है वो सनराइज़ बहुत पसंद होता है, सनसेट बहुत पसंद होता है, मून बहुत पसंद होता है, पानी बहुत पसंद होता है, दे लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ वाटर। लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने, अगर किसी मैन ने इन सब चीज़ों को एक वुमन के साथ एंजॉय नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि उसने ज़िंदगी में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं। फिर वो कहता है कि लव इज़ द फर्स्ट एंड कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन लीडिंग टू कोऑपरेशन, कि लव वो एक ऐसी कॉमन और पहली चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को या किसी भी दो लोगों को कोऑपरेशन की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि लव इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वो बात करता है कि आई डोंट प्रिटेंड दैट लव इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म इज़ कॉमन। कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि लव जो है ना वो अपनी हाईएस्ट फॉर्म में बड़ा कॉमन है, लव इतना कॉमन नहीं है, बट आई डोंट मेंटेन दैट इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म इट रिवील्स वैल्यूज विच मस्ट अदरवाइज रिमेन अननाउन। कि ये इतना खूबसूरत है कि इसकी वजह से बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ जो कभी भी नज़र नहीं आ सकती, वो हमेशा छुपी हुई रहती है, वो नज़र आती है हमें। एंड हैज़ इट सेल्फ अ वैल्यू विच इज़ अनटच्ड बाय स्केप्टिसिज्म, ऑल दो skeptics who are incapable of it may falsely attribute their incapacity to their skepticism. वो कहता है कि जो लव है ना उसकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में, ऐसी बहुत सी ऐसी वैल्यूज़, ऐसे ऐसे जो रिलेशनशिप के अंदर जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता चलता है जो कि छुपी हुई रहती है हमेशा। लेकिन एक जो स्केप्टिक है ना वो इन चीज़ों के बारे में वो नहीं इन बातों को मानता, उसको लगता है कि शायद ये चीज़ें झूठ है, वो इस चीज़ को अनटच्ड ही रखता है। अच्छा, स्केप्टिक जो होता है वो क्या होता है, और स्केप्टिसिज्म क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन टेल्स यू समथिंग एंड इफ़ यू डोंट बिलीव इट राइट अवे सो यू आर ट्रीटिंग इट विद स्केप्टिसिज्म। कि जब आप किसी बंदे को कोई चीज़ बताते हो और वो उस चीज़ पे यकीन नहीं करता, उसको वो आपकी बात को नहीं मानता, तो वो स्केप्टिक है बनता, और उस चीज़ को हम स्केप्टिसिज्म कहते हैं। फिर वो ट्रू लव के बारे में बताता है कि लव तो उसने बयान कर दिया कि क्या, लेकिन सोसाइटी में ट्रू लव की भी इम्पोर्टेंस है, और वो है क्या। तो वो कहता है कि ट्रू लव इज़ अ ड्यूरेबल फायर, कि ये हमेशा जलने वाली एक जो है ना वो आग है जो हमेशा रहती है, इन दी माइंड एवर बर्निंग, और वो माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर हमेशा जलती रहती है। नेवर सिक, कभी थकती नहीं, कभी बीमार नहीं होती, नेवर डेड, कभी नहीं मरती, नेवर कोल्ड, कभी ठंडी नहीं पड़ती, फ्रॉम इट सेल्फ नेवर टर्निंग, और कभी पलटती पलटती नहीं है। सो इट मीन्स कि ट्रू लव अगर किसी दो रिलेशनशिप में, दो बंदों के दरमियान किसी भी रिलेशनशिप में है, तो वो इस चीज़ की दलील है कि वो हमेशा रहेगा और कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसके बाद वो ट्रेजेडी की बात करता है। उसके अंदर वो एक शेक्सपियर की कोटेशन यूज़ करता है कि व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन। कॉमेट एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो कि आइसी होता है, और वो कहता है वो उस चीज़ को भी, मतलब आइस के साथ, मतलब एक कोल्ड जो है वो इमोशंस को ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पे, कि अगर कोई ग़रीब बेगर मर जाए तो कोमेट भी नहीं नज़र आता हमें, एक आइसी ऑब्जेक्ट भी नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है द हेवंस देमसेल्फ ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंस, कि अगर कोई प्रिंस मर जाए तो उसके ऊपर हम जो है वो हेवन को भी जलता हुआ देखते हैं। जैसे हेवन जो है वो हेवन इज़ नॉट हैन, वो जलती नहीं है, वो आग नहीं होती उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हम उसको भी जलता हुआ देखते हैं। उसके बाद वो ट्रेजेडी को और बताने की बात करता है कि टू राइट ट्रेजेडी अ मैन मस्ट फील ट्रेजेडी। इसके अंदर वो जब ट्रेजेडी के बारे में बात करता है तो वो इब्सन और शेक्सपियर के अंदर कंपैरिजन ड्रॉ करता है। तो वो बताता है कि, और हम, क्योंकि शेक्सपियर एक बहुत यूनिवर्सल राइटर है, क्यों, क्योंकि उसने जो लिखा उसका जो नैरेटिव था लिखने का, एक तो उसकी जो सारी राइटिंग्स के अंदर लेसन्स हमें मिलते हैं वो बहुत यूनिवर्सल है, वो आज भी हम अपनी ज़िंदगी में और अपने इर्द गिर्द उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होता देखते हैं। और उसकी जो राइटिंग का स्टाइल था वो बहुत अच्छा था। या उसकी ट्रेजेडी पढ़ के हम रोते हैं, किंग लियर पढ़ के हमारी आंखों में आंसू आते हैं, किंग लियर की जो एक पूरी जर्नी है वो देख के हमें रोना आता है कि, और हमारा कैथारसिस भी होता है।
उसके बाद वो लिखता है कि टू राइट ट्रेजेडी अ मैन मस्ट फील ट्रेजेडी, कि एक बंदे को ट्रेजेडी लिखने के लिए ट्रेजेडी फील करनी पड़ती है। To feel tragedy, a man must be aware of the world in which he lives. कि अगर कोई बंदा पढ़ रहा है ट्रेजेडी और उसको फील करना चाह रहा है, तो बंदे को दुनिया के बारे में पता होना चाहिए जिसके अंदर वो रहता है, कि यहाँ पे ट्रेजेडीज ऐसी होती हैं, ताकि वो रिलेट कर पाए, उसका कथार्सिज्म हो सके। ठीक है। अच्छा, फिर जो ऊपर वाली किटेशन है उसके बारे में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। टू राइट ट्रेजेडी अ मैन मस्ट फील ट्रेजेडी, कि जो राइटर होता है ना, वो असल में चोर होता है, क्योंकि वो एहसासात की चोरी करता है और उनको अपने वर्ड्स के ज़रिए बताने की कोशिश करता है। सो अ राइटर जो ट्रेजेडी लिख रहा है, उसको उसको फ़ील करना आना चाहिए, उसको उस बंदे की जो इमोशंस में जाना चाहिए, कि ये बंदा एक्चुअली में जब इसके ऊपर बुरा वक़्त आ रहा है, ट्रेजेडी हो रही है, तो ये फ़ील क्या करता है। उसके बाद फिर जैसे वो अपने हर चैप्टर के अंदर एक नसीहत करता है राइटर, तो वो यहाँ पे भी सेकंड चैप्टर में भी एक नसीहत कर रहा है, कि टू ऑल द टैलेंटेड यंग मैन हु वंडर अबाउट फीलिंग दैट देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड फॉर देम टू डू, आई शुड से, कि वो कहता है कि मैं उन सारे टैलेंटेड यंग मैन को मुखातिब करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि जो ये फील करते हैं कि दुनिया में अब उनके लिए कुछ नहीं रह गया करने को, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि गिव अप ट्राई टू राइट, कि लिखते रहो, एंड इंस्टेंट ट्राई नॉट टू राइट, इन इससे कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो लिखते रहो। गो आउट इन द वर्ल्ड, दुनिया में जाओ, बिकम अ pirate, a king in Borneo, a laborer in Soviet Russia. Give yourself an existence in which the satisfaction of elementary physical need will occupy all your energies. कि कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारी फिजिकल नीड हो, तुम्हें तुम्हें ऐसा फील हो दैट आई एग्जिस्ट और मैं कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारी एनर्जीज यूज हो, क्योंकि बगैर एनर्जी के, बगैर कुछ किए आप जिंदगी में एफर्टलेस जिंदगी गुजारते हो, और एब्सेंस ऑफ एफर्ट लीड्स टू अनहैप्पीनेस. So, thank you so much for watching the video, and please share it with your friends.